मैं गलती से एक कीड़े को रौंद देता हूँ और सिस्टम मुझे बताता है कि मैंने अभी अभी एक ड्रैगन को मार डाला। मैं आराम से एक तिलचट्टे को मारता हूँ और किसी तरह भगवान जैसा पैसिव स्किल अमर शरीर पाकर निकल जाता हूँ। 3 साल पहले मैं इस हाई मार्शल की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, जहाँ मेरी टैलेंट थोड़ी कम थी, खेती बाड़ी करने की कोई क्षमता नहीं थी और ऊपर से मेरे सिर पर एक बेवकूफ़ सिस्टम भी था। एक दिन मैं सस्ता खाना खा रहा था कि अचानक एक तेज़ मैकेनिकल आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। दरिंदा, वॉइड आयरन बैक, खतरे का स्तर एस रैंक। होस्ट को तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। क्या हुआ? मैं तो डर के मारे कुर्सी से ऑलमोस्ट कूद ही पड़ता, लेकिन जैसे ही मैंने असल में देखा कि यह क्या है, मैं पूरी तरह से चुप रह गया। यह तो बस एक थोड़ा बड़ा तिलचट्टा है। चेतावनी, वॉइड आयरन बैक होस्ट से 0.5 मीटर दूर है। तुरंत निकल जाएं, तुरंत निकल जाएं। सिस्टम की आवाज़ डर और घबराहट से भरी हुई है। हाँ, मुझे पता था कि मेरे जैसे बेकार इंसान को कभी भी कोई अच्छा सिस्टम नहीं मिलेगा। मेरी तो पूरी तरह अंधी है। मैं हंस पड़ा, यकीन नहीं हो रहा था। चप्पल उठा के जोर से पटक दी। नामुमकिन, होस्ट ने एक किंग टियर जानवर को मार गिराया है। मैंने अपनी आंखें घुमाई। हो गया, वो तो सिर्फ एक तिलचट्टा था। सिस्टम मेरी नाराजगी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक किंग टियर जानवर को मार डाला। बधाई हो, पैसिव दिव्य स्किल अनलॉक हो गया। अमर शरीर। जैसे ही सिस्टम बोलना खत्म करता है, मेरे अंदर कहीं से एक गर्माहट दौड़ती है और मेरे मेरिडियन की नाकाबंदी वाली सूखी नाड़ियों को जोर से खोल देती है। शक्ति की जबरदस्त ताकत। मैं पसीने से लथपथ, सांस लेते हुए जैसे अभी अभी गहरे पानी से बाहर निकला हूं। मेरी नौकरी एक लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड की थी, जो तीसरी मंजिल पर मार्शल आर्ट्स आर्काइव्स की जिम्मेदारी संभालता था। एक दिन मैं अपनी नियमित गश्त कर रहा था, तभी सिस्टम फिर से मेरे दिमाग में बज उठा। चेतावनी, प्राचीन राक्षस पाया गया, एबिस वीवर। खतरे का स्तर डबल एस रैंक। इस जीव के रेशमी धागे खुद अंतरिक्ष को चीर सकते हैं। सिस्टम की आवाज़ सुनकर जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो, मेरे होठों के कोने धीरे धीरे मुस्कान में बदलने लगे। एक पागल सी मुस्कान। मैं अपनी कमर से मक्खी मारने वाला निकालता हूं और वो कोने में अपनी जाले पर टंगी बैंगनी मकड़ी, जो धब्बों वाली है, खाई की बुनकर, हाँ, जो जगह को काटती है। सही है। मैं कदम दर कदम कोने की तरफ बढ़ता हूं। चेतावनी, खाई की बुनकर अंधेरे पदार्थ की ऊर्जा जमा कर रही है। वो अपनी मौत की दुनिया खोलने ही वाली है। बचो मेजबान, बचो। मैं हंसता हूं। अब जब मेरा शरीर अमर है तो डरने की क्या बात। मैं गहरी सांस लेता हूं, दोनों पैरों से जमीन पर जोर से कदम रखता हूं, मक्खी मारने वाले को पूरी ताकत से झुकाता हूं और फेंक देता हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से मकड़ी पर हमला किया। बेचारी एबिस वीवर को तो चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। वो तुरंत ही गहरे बैंगनी रंग के धब्बे में बदल गई। बधाई हो, होस्ट ने प्राचीन राक्षस एबिस वीवर को मार गिराया। इनाम में मिला 20 साल की परिष्कृत मार्शल कल्टिवेशन और स्वर्गीय दृष्टि। फिर बिना किसी चेतावनी के 10 गुना ज्यादा तेज ऊर्जा का एक तूफान मेरे शरीर से। एक पल में इसकी पूरी सीमा तक पहुंच गया। वो बेहद शुद्ध ऊर्जा मेरी नसों में बाढ़ की तरह दौड़ रही है। शुरुआती मर्त्य स्तर, बीच का मर्त्य स्तर, चरम मर्त्य स्तर और आखिर में यह अपने आत्मा स्रोत मास्टर तक पहुंच जाती है। इस दुनिया में योद्धाओं को मर्त्य स्तर के योद्धा, आत्मा स्रोत मास्टर और ग्रैंड मास्टर के रूप में रैंक किया जाता था। एक आम आदमी पूरी जिंदगी गुजार सकता है और मर्त्य स्तर से ऊपर नहीं जा पाता। 30 की उम्र से पहले आत्मा स्रोत तक पहुंचना एक प्रतिभा की निशानी होती थी, जिसके लिए हर बड़े कबीले की लड़ाई होती थी। और यहां मैं हूं, बस कुछ वक्त में ही, दिनों में, एक तिल चींटी और मकड़ी को मारकर मैंने वो रास्ता तय कर लिया जो दूसरों को 30 साल लग जाते हैं। मैं अपना हाथ उठाता हूं और हथेली को घूरता हूं। मेरी उंगलियों के चारों तरफ एक सफ़ेद ऊर्जा की लहर घूम रही है, तेज जैसे किसी चाकू की धार। हवा को चीरते हुए एक हल्की सी फड़कती आवाज़ निकालती है। बाहरी ऊर्जा, ये एक स्पिरिट सोर्स मास्टर की खासियत होती है। मैं गहराई से निगलता हूँ। यह सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन इसके इनाम बिल्कुल सही है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ। मेरा शरीर पंख जैसा हल्का महसूस होता है, फिर भी अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई अंतहीन शक्ति समाई हो। ताकत का भंडार। अब मैं पूरी तरह से एक थप्पड़ से एक गाय को गिरा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा पक्का रहना होगा। अगर कोई देख ले कि एक गेटकीपर अचानक एक स्पिरिचुअल मास्टर बन गया है, तो मैं पक्का प्रयोग के लिए पकड़ लिया जाऊंगा। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं चुपचाप रहूंगा और छुपकर और भी मजबूत बनूंगा। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में छुप गया। जब मैंने तीसरी मंजिल के कोने में अपनी तैनाई खोलकर देखा, तो वहाँ एक अजीब नज़ारा था। एक जवान लड़का जो गार्ड की वर्दी पहने हुए था, पागलों की तरह किताबों के शेल्फ उलट पलट रहा था। 10 पन्ने हर सेकंड। घोड़े की मुद्रा को सही से पकड़ने का तरीका सिस्टम घड़ियों जैसा। बधाई हो, होस्ट ने आयरन क्लैड स्टांस समझ लिया। एक्यूप्रेशर का परिचय। बधाई हो, होस्ट ने सोल सेवरिंग स्ट्राइक समझ लिया। बुजुर्गों के लिए ताई ची। बधाई हो,
होस्ट ने यिन यांग कन्वर्जेंस समझ लिया। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज इलस्ट्रेटेड गाइड। बधाई हो, होस्ट ने वायलेट एबिस आई समझ लिया। सिर्फ 2 घंटे में मैं 200 से ज़्यादा परिचयात्मक किताबें जो शेल्फ पर थी एकदम तेज़ी से पढ़ जाता हूँ। 200 से भी ज़्यादा गड़बड़ और कभी कभी विरोधाभासी बेसिक मार्शल तकनीकें एक दूसरे से टकराकर मेरी ज़बरदस्त समझदारी की ताकत के नीचे जुड़ जाते हैं और ख़ुद को एक बड़े जाल में बदल लेते हैं जो मार्शल ज्ञान से भरा होता है। तभी एक हलचल मेरी नज़र में आती है। खिड़की के पास एक जवान लड़की बैठी है, सफ़ेद रेशमी ट्रेनिंग सूट में, आयरन बे के वानेट परिवार की बड़ी बेटी, जिसने सिर्फ 18 की उम्र में लेट मॉर्टल टियर को तोड़ दिया था। उसे आयरन बे शहर की नंबर 1 प्रतिभा माना जाता है और वो यहाँ लाइब्रेरी में अक्सर आती रहती है। लेकिन अभी ये ठंडी बर्फ जैसी देवी कुछ अलग सी लग रही है। दिक्कत में थी। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, हाथ एक पुराने पन्ने पर बीच में जम गया था। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिढ़ झलक रही थी। एक हरी सिर वाली मक्खी उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रही थी, अपनी मौत की चाहत से पूरी तरह अनजान। मक्खी बाएं दाएं तेजी से उड़ती थी जैसे किसी जादू के चपेट में हो, और उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नाक की नोक पर बैठने की भी कोशिश कर रही थी। एक योद्धा होने के नाते उसने उसे भगा दिया, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि मक्खी कुछ बदली हुई लग रही थी। उसकी उड़ान अनियमित और उसकी गति लगभग अविश्वसनीय। उसने अभी कुछ पल पहले चुपके से उंगली से एक झटका मारा और मक्खी ऐसे बच गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या किस्म का जीव है? जैसे ही वो अपनी ऊर्जा केंद्रित करने वाली थी और उसे खत्म करने वाली थी, एक आनसी आवाज़ सुनाई दी। मक्खिया अब लाइब्रेरी में पढ़ने आ रही है। कितना अजीब वक्त है जीने का। सबने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक जवान सिक्योरिटी गार्ड ढीली वर्दी पहने धीरे धीरे आ रहा है, हाथ में टूटा हुआ मग पकड़े हुए। पास मत आना, अलारा ने ठंडे अंदाज में कहा। वो मक्खी तेज है, ये कुछ खास हो सकती है। म्यूटेंट वाला, संभल के रहना। मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। मेरे दिमाग में सिस्टम पूरी तरह पागल हो रहा था। मैक्सिमम अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट। आगे एक हाई एनर्जी एंटिटी है, रिफ्ट फ्लाई। टारगेट की स्पीड ध्वनि की गति से भी तेज है। यह होस्ट के कमजोर पॉइंट की स्कैनिंग कर रहा है, एक ही वार में मारने की तैयारी में है। मैं अपनी नई विकसित डायनामिक विजन से अपनी आंखें घुमाता हूं। वो फ्लाई जो आरा को बिजली जैसी लगती होगी, मेरे लिए जैसे स्लो मोशन में चल रही हो, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई खिड़की के सामने घूम रहा हो। माफ करना, तो मेरी मारने की जगह बंद कर रही हो। मैं बड़बड़ाता हूं और अल्लार की मेज की ओर बढ़ता हूं। अल्लार की भौहें तनी। वो उस बेखबर गार्ड को डांटने वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो ठिठक जाती है। वो देखती है कि मैं आराम से अपना दाहिना हाथ उठाता हूं, तर्जनी और बीच की उंगलियां साथ दबाए, और हवा में एक हल्की सुस्त चाल से झाड़ू मारता हूं जैसे धूल हटानी हो। एक हल्की सी झंझनाहट सुनाई देती है। मक्खी पूरी तरह गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं, और बिना रुके मैं वहां से चला जाता हूं, मेरे मग के साथ बिल्कुल आराम से। वो पूरी तरह अपनी सीट पर जम गई है। उसका दिमाग बार बार उस एक पल को दोहरा रहा है। क्या वो वही मशहूर उंगली तलवार थी? क्या ये वो गार्ड जो रोज काम करते करते सो जाता है असल में कोई बेमिसाल तलवारबाज है जो सबके सामने छुपा है? तब तक मैं पहले ही शेल्फ के पीछे छिप चुका हूं। डिंग, हिट पक्की, टारगेट रिफली। बधाई हो, होस्ट ने परफेक्ट ईयर मूवमेंट टेक्निक हासिल कर ली है। हवा के 9 कदम। मैं तो लगभग थूक ही गया था। पानी, अभी अभी मैंने एक मक्खी मारी और सिस्टम ने मुझे हवा के 9 कदम दिखा दिए। मेरे दिमाग में अचानक पैर के काम का पूरा ज्ञान बहने लगा। मेरे पैर अपने आप उस रहस्यमय ताल पर हिलने लगे। अगली ही पल मैं इमरजेंसी एग्जिट पर 10 मीटर दूर खड़ा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। क्या यह टेलीपोर्टेशन है? मैं पीछे मुड़कर देखता हूं जहां मैं अभी खड़ा था। जिंदगी दिन दिन और मजेदार होती जा रही है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आयरन बे के नीचे एक असली संकट चुपचाप पनप रहा है। शहर। डिंग, होस्ट मिला। गरीबी के अभिशप्त होने की समस्या। मिशन जारी। सीवर चूहा राजा को मारो। इनाम 1 लाख। 1 लाख। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरी नज़रें तुरंत तेज हो गईं। मैं एक पुरानी लोहे की हुक पकड़ता हूं जो सालों के इस्तेमाल से चिकनी हो चुकी है। एक कदम में आगे बढ़ता हूं और नीचे अंधेरे भूमिगत दुनिया में पहुंच जाता हूं। यह आयरन बे सिटी के विशाल ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य नलियों में से एक है। सीवर होने के बावजूद जगह आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है, इतनी चौड़ी कि 2 ट्रक एक साथ गुजर सकते हैं। साइड में गंदा पानी दोनों तरफ तेजी से बह रहा था और बीच में एक संकरी मेंटेनेंस वाली रास्ता था। 1 लाख, 1 लाख। मैं ये नंबर अपने आप से मंत्र की तरह दोहरा रहा था ताकि दिल में उठ रही डर और घृणा की छोटी सी आवाज़ को दबा सकूं। तभी अंधेरे में आगे 2 लाल बत्तियां चमकी। नहीं, बत्तियां नहीं, आंखें थीं। और फिर कई और लाल छोटे छोटे बिंदु पूरे अंधेरे में जगमगाने लगे। साथ ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खरोचने और चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। अपने फ़ोन की धीमी रोशनी में मैं देख पाया, देखो मेरी राह में क्या रुकावट है। चूहे, हर एक बिल्ली जितने बड़े, काले बाल खड़े हुए, पीली चमकती दांत, उनकी लाल आंखें क्रूरता और खून की प्यास से जल रही हैं।
वे मेरी इंसानी मौजूदगी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। उनकी गले से गड़गड़ाहट निकल रही है। मैं सिहर जाता हूँ। भगवान की कसम, ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं। इस विशाल चूहों की टोली का सामना करते हुए मेरे अंदर डर का झटका आता है, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी अमर काया और 1 लाख इनाम को याद करता हूँ। आखिरकार लालच डर पर भारी पड़ता है। विशाल काले चूहे ने आगे वाला मेरी ध्यान भटकने की हालत समझ गया लगता है। वो अपने पिछले पैरों से जोर से धक्का मारता है और मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़ता है जैसे मेरे गले से सीधे काली बिजली की तेज चमक। लेकिन मेरी नज़रों में वो धीमी चाल से बढ़ रहा है। मैं अपनी बॉडी हिलाता तक नहीं, बस एक ही बढ़िया झटके में लोहे की हुक को ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ। एक भारी आवाज़ के साथ चूहा, जो अभी भी हवा में है, जंग लगे हुक में साफ चुभ जाता है और उस पर ऐसे लटकता है जैसे कोई कबाब। चूहा चीखता है और बेकाबू होकर लड़खड़ाता है, पर हुक का कांटा उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस चुका होता है। निकलो यार। मैं कलाई घुमाई। चूहा, जो कम से कम 5-6 पाउंड का था, उड़ता हुआ गया। वो दीवार से टकराकर मैला हो गया। इस एक वार ने पूरी टोली को पागल कर दिया। बाकी दर्जनों चूहे काले लहर की तरह टूट पड़े, पूरी तरह बेकाबू। चलो फिर, मैं पीछे नहीं हटता, सीधे आगे बढ़ता हूँ। मन सीवर की रोशनी में लोहे का हुक एक धुंधलाहट जैसा दिखता है। हर वार के बाद चूहा की तेज चीख सुनाई देती है। हर वार एक जान ले लेता है। 5वां, 10वां, 20वां। एक चांदी जैसा चूहा, जो बाकी चूहों से 2 गुना बड़ा था, अचानक चुपचाप झुका हुआ दिखा। मेरे सिर के ऊपर पाइप्स थे जो करारी चोट मारने को तैयार थे। जैसे ही वो चोट पड़ी, मैं सिर भी नहीं उठा पाया। गलती से मैंने हुक ऊपर की तरफ धकेल दिया और वो सीधे चांदी के चूहे के पेट में लग गया। वो पाइप के साथ कंस्ट्रक्शन पाइप से जुड़ गया। चांदी का चूहा चिल्ला तक नहीं पाया, बस 2 बार हिला। बस। मुबारक हो, खिलाड़ी ने चूहों के नेता को मार दिया। इनाम मिला, फायर आर्म्स की दक्षता। उसी वक्त जो चूहों की भीड़ पहले जंगली थी, अचानक कुछ नया महसूस किया, डर। वो रुक गए और अपने साथी की लाशों को देखने लगे। फर्श पर गिर पड़े, फिर इस खून से लथपथ बंदे की तरफ वापस देखा, जिसकी आंखें अभी भी ठंडे दिमाग से गिनती कर रही थीं, और फिर वे टूट गईं। बची हुई चूहे सब तरफ भाग गए। मत भागो, वो पैसे हैं। मैं घबरा गया और एक हुक लेकर उनके पीछे भागा, लेकिन तभी सीवरेज की सबसे अंधेरी गहराइयों से एक गहरी गरजती हुई दहाड़ निकली, जैसे कोई दानव खुद नरक से चढ़कर आ रहा हो। पूरा जमीन के नीचे का इलाका हिल गया। गंदा पानी उबलने लगा, दीवारों से धूल बरसने लगी। एकदम घुटन भरी बदबू मेरी नाक में घुसी। चेहरे पर चेतावनी, चेतावनी। अल्टीमेट बॉस जाग गया है। एबिसल स्केल बैक वापस आ रहा है। मैं अपनी जगह रुक जाता हूँ, अंधेरे में कूदता हूँ। मैं अपनी एक उंगली उठाता हूँ उस किसी भी बड़े चीज़ की तरफ जो वहाँ छुपा है। मेरी बीच की उंगली। अपना शोर बंद करो। जोर की दहाड़ मुझे प्रभावित नहीं करती। तुम बस एक बड़ा चूहा हो। इतना कहकर मैं अपनी लोहे की हुक उठाता हूँ और सीधे उस बदबूदार हवा में झपटता हूँ। वो विशाल प्राणी जिसे सिस्टम ने एबिसल स्केल बैक कहा था, आखिरकार छाया से बाहर आता है। मेरे हल्की चमक से फ़ोन की रोशनी में मैं उसकी शक्ल पहचान पाता हूँ। ये एक बहुत बड़ा जीव है, लगभग 4 मीटर लंबा, काले हरे रंग के खाल से ढका हुआ, जिस पर कीचड़ और सड़ी हुई पत्तियां लगी है। इसका शरीर कुछ हद तक छिपकली जैसा दिखता है, लेकिन उसका सिर भयानक रूप से सूजा हुआ है और उसके नुकीले दांत बाहर की ओर ऐसे निकले हैं जैसे छुरियों का गुच्छा हो। हर सांस के साथ ये पीले रंग की जहरीली गैस छोड़ता है। जितना कुछ भी मैंने देखा है, मेरी आंख अभी भी फड़कती है। ये तो चूहा होना चाहिए था। दुनिया में ऐसा कौन सा चूहा होगा जिसके ऊपर खाल हो। चेतावनी, एबिसल स्केल बैक प्रवेश कर चुका है। पागलपन की हालत। इसके ऊपर के स्केल खाली ड्रैगन के स्केल है। ये 99% भौतिक और जादुई नुकसान से इम्यून है। इसके पंजों में आत्मा फाड़ने की ताकत है। छूना मतलब तुरंत मौत। मैं अपना जंग लगा हुआ लोहे का हुक उठाता हूँ, पीछे हटता नहीं, एक कदम आगे बढ़ता हूँ। म्यूटेंट मगरमच्छों साफ तौर पर इस छोटे इंसान के डटकर सामना करने से गुस्से में है। वो एक कान फाड़ देने वाली गर्ज छोड़ता है। उसकी विशाल पूंछ साइड में फेंकी जाती है। उसके पास की कंक्रीट की दीवार टुकड़ों में उड़ जाती है। टुकड़े गोलियों की तरह उड़ते हैं। फिर वो अपना बड़ा मुंह खोलता है, तबाही मचाते हुए, एक बदबूदार गंध के साथ, और मेरे तरफ एक भागती हुई भारी ट्रक की तरह दौड़ता हुआ। हैरानी की बात है कि ये बहुत तेज़ है। मेरी नज़रों में ये ऐसे चलता है जैसे 300 पाउंड का आदमी बैले कर रहा हो। मैं अपना बायां पैर थोड़ा हिलाता हूँ और अपना शरीर अजीब तरह से 45 डिग्री आगे झुकाता हूँ। हुक वैसे नहीं झुकता जैसे कोई आम हथियार करता। इसके बजाय ये सीधे मगरमच्छों के नरम पेट में घुस जाता है और मैं जोर से खींचता हूँ। नीचे गिरो, मैं गरजता हूँ। उस सवाए वॉइड ड्रैगन के कवच की तरह के स्केल्स फट जाते हैं जैसे भीगे हुए टोफू। हुक उसके पेट में गहराई तक घुस जाता है और अटक जाता है। एक पसली। मैं एक हाथ से हुक पकड़ता हूँ, अपना संतुलन नीचे कर लेता हूँ और उस जानवर की अपनी दौड़ती ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे लगभग 1 टन वजन वाले जीव को हवा में उछाल देता हूँ। वो म्यूटेंट मगरमच्छ हवा में एक शानदार घुमाव बनाता है। हो गया धड़ाम। इस सीवर का बेजोड़ राजा दीवार से टकराकर मछली मारने जैसा हालत हो जाता है। पूरा अंडरग्राउंड सुरंग हिल जाता है।
छत से धूल गिरती है। मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी टकराने पर टूट जाती है। इसके अंग फट जाते हैं। वो एक भी आवाज़ नहीं निकाल पाता, बस बेहोशी में गिर जाता है। जमीन पर गिर पड़ा, कांप रहा था। अब ये बचने वाला नहीं है। मैंने अपने हाथों से जंग झाड़ दी, चला गया उसके पास। उसके सिर पर एक ठोकर मारी, बस इतना ही। बेजार, एक भी वार सह नहीं पाया। एक और ठोकर मारी ताकि पक्का हो जाए कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। सिस्टम में जबरदस्त उत्साह फैल गया। मौत पक्की। अबिसल स्केल बैक गिर चुका है। बधाई हो, होस्ट को मिला है ड्रैगन स्लेयर का खिताब। इनाम दिया गया, ड्रैगन एलिफेंट पावर। अब होस्ट की ताकत हर सांस के साथ बढ़ेगी। एक लहर सी गर्मी मेरे शरीर में दौड़ गई। और भी, मुझे साफ महसूस हो रहा है कि मैं पहले से काफ़ी मजबूत हूँ। ड्रैगन हाथी की ताकत बुरा नहीं, इससे किताबों की गाड़ियाँ खींचना बहुत आसान हो जाएगा। बिना ज़्यादा सोचे मैं हल्का सा गाना गुनगुनाता हूँ और मगरमच्छ को कूड़े के थैले की तरफ बाहर की तरफ खींचता हूँ। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, पत्नी बिठाने और आराम से जीने के लिए काफ़ी है। छाँव में एक जोड़ी आंखें चुपचाप मुझे देख रही हैं। अगले दिन मैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं काम पर पहुंच जाता हूँ। मैं लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा हूँ, अपने टूटे हुए एनामेल मग के साथ। लेकिन आज के आगंतुक कुछ तनाव में लग रहे हैं। कई लग्जरी कारें पार्क की हुई हैं। लाइब्रेरी के बाहर काले सूट और धूप के चश्मे पहने बॉडीगार्ड सीढ़ियों पर खड़े थे, जिनसे साफ साफ एक धमकी वाली एनर्जी आ रही थी। अब क्या चल रहा है? कौन बड़ा शख्स आ रहा है यहाँ निरीक्षण करने? मैं चाय की एक घूंट लेता हूँ और सोचने लगता हूँ। तभी अंदर से एक घमंडी आवाज़ गूंजती है, अरे तू जो दरवाज़ा संभाले हुए है, यहाँ आ जरा। मैं मुड़कर देखता हूँ तो सामने डेस्क पर एक जवान लड़का खड़ा है, डिज़ाइनर सूट पहना हुआ, बाल पीछे कंघी किए हुए, और उंगली से मुझे इशारा कर रहा है जैसे पूरा जगह उसका हो। ब्लैक, दूसरे बेटे का, आयरन बे के क्रेन परिवार का छोरा, पूरा पढ़ा लिखा, अमीर घर का लड्डू। सुनने में आया है कि इसमें कुछ टैलेंट भी है। अभी अभी मिडिल लेवल के खिलाड़ी बना है। दिन भर अपने परिवार के नाम का रौब जमाए रहता है। मैं पहले ऐसे लोगों से दूर ही रहता था, झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, पर अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। ब्लैक के झल्लाए हुए चेहरे को देखकर मैं सीधे उसके पास गया। स्वागत है साहब, आज कैसे मदद करूं? किताब उधार लेनी है। कार्ड टैप करो। टॉयलेट बाहर है। दरवाजे से बाहर निकलो, फिर बाएं मुड़ो। ऐसा मत कहो, ब्लैक चिल्लाया और मेज़ पर जोर से हाथ पटक दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है? सुना है कि वो हाल ही में हर दिन यहाँ आती है। क्या वो मुझसे छुप रही है? तो वो लड़की के पीछे भागने यहाँ आया है। मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ। मास्क करना लाइब्रेरी की पॉलिसी है। हम विजिटर्स की जानकारी नहीं देते। ये जगह शांत जोन है। अपनी आवाज़ धीमी करो। ब्लैक मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने कोई मजाक सुना दिया हो। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल जाती है। नियम, आयरन बेस सिटी में जो मैं कहता हूँ वही नियम होता है। जैसे ही वो बोलता है, एक सामान्य योद्धा की आभा उससे निकलती है और आसपास के लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ओह नो, ब्लैक आ गया। कुछ शुरू करने वाला हूँ। वो गार्ड तो अब खत्म हो गया, उसके पैर टूटने वाले हैं, लेकिन मैं जो इस तूफान के बीच में खड़ा हूँ, एक पल भी नहीं झपकता। ब्लेक ये बात गहराई तक महसूस करता है। कब कभी क्रेन परिवार के दूसरे बेटे को कोई गार्ड नजरअंदाज कर पाया है? तुम मर गए। ब्लेक गुर्राता है। वो सीधे मेरा मुंह पर मुक्का मारता है। मैं बचता नहीं, इसके बजाय अपनी भरोसेमंद लाल प्लास्टिक की मक्खी मारने वाली रैकेट बेल्ट से निकालता हूँ। थप्पड़, इतनी तेज आवाज की पूरा हॉल गूंज उठा। उसके बाएं गाल पर एक ताज़ा लाल निशान, जालीदार निशान फूलों की तरह फूट रहे थे। मक्खी मारने वाली चप्पड़ से एक प्रेम पत्र। तुम। ब्लेक अपना चेहरा छुपाता है और मुझे अविश्वास से देखता है। कम नुकसान, ज्यादा नीचा दिखाना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लेक पूरी तरह पागल हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी से ऊर्जा फूट रही है। वो अपनी कमर से एक खंजर निकालता है और बिना हिचकिचाए सीधे मेरे दिल पर वार करता है। संभल जाओ। दूसरी मंजिल की रेलिंग पर, जो अभी अभी आई है, वो सारी घटना देखती है। वो चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ गले में अटक जाती है। वो देखती है कि मेरा कलाई कैसे झटकता है। मेरे हाथ में मच्छर मारने वाली पट्टी अचानक लाल धुंधली सी दिखने लगी। तेज तेज तड़क तड़क की आवाज़ें हवा में गूंजने लगीं। ब्लेक की नज़र सिर्फ लाल ग्रिड पैटर्न की दीवार पर टिकी थी, जब एक ही पल में उसके चेहरे, हाथों और शरीर पर 12 से ज्यादा वार लगे। छुरा फर्श पर गड़गड़ाया। ब्लेक घूमने लगा जैसे कोई घूमता हुआ खिलौना हो। 3 पूरे घुमाव लगाए, फिर उसके पैर थक गए और वो मेरे सामने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ब्लेक आंसू बहा रहा था, दर्द से नहीं बल्कि जख्मी अहंकार से। मैं अपनी मच्छर मारने वाली पट्टी से काल्पनिक धूल उड़ाता हूँ। मच्छर मारने की रैकेट उठाकर उसे किनारे रखता हूँ। अपनी मग उठाता हूँ और हॉल में हर किसी की अद्भुत, सम्मानजनक नज़र के नीचे अपने पोस्ट की तरफ धीरे धीरे चलता हूँ। लेकिन जब ब्लेक को उसके बॉडीगार्ड्स मदद करते हुए बाहर ले जा रहे होते हैं, वो मुझ पर गुस्से से भरी नजरें जमाए हुए होता है। ठीक है, तुमने सच में मुझे चोट पहुंचाई है। बस इंतजार करो, मैं देखूंगा तुम कैसे मरते हो। अगली सुबह 9 बजे आयरन बे सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में आयरन बे मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज का भव्य उद्घाटन होता है, जो हर 3 साल में होता है। और यह सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स की एक बैठक नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है जहां बड़े बड़े जातियां अपनी अपनी टेरिटरीज बांटती हैं और रिसोर्सेज के लिए लड़ती हैं। मैं लाइब्रेरी के एग्जीबिशन बूथ के सामने अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, उस आदमी का चेहरा लिए जिसके पास जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। कल डायरेक्टर ने अचानक मुझे ओवरटाइम के लिए बुलाया था।
बताया था कि ऑर्डर बनाए रखना है, लेकिन असल में बस डिब्बे उठवाने के लिए था। लाइब्रेरी डायरेक्टर, जो एक गंजेपन की तरफ बढ़ते मध्यम आयु के आदमी है, पसीने से तर और राहगीरों को आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन एक भी गुजरने वाला योद्धा उनकी तरफ भी नहीं देखता। एक ऐसी दुनिया में जो ताकत की पूजा करती है, उसका नियम है, सरल बात है, बड़े हाथ ही कायदे बनाते हैं। कोई भी सूखी थ्योरी वाली किताबें पढ़ना पसंद नहीं करता। केविन, सपना छोड़ो, जाओ बुफे एरिया से पानी ले आओ। जैसे ही मैंने बुफे एरिया सुना, मैं तुरंत होश में आ गया। यही एक और वजह थी कि मैंने ये ओवरटाइम करने को माना, क्योंकि अफवाह थी कि आज के बुफे में 5 स्टार होटल का ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर अनलिमिटेड मिलेगा। मैं अपनी प्लेट में इतना खाना भरता हूँ कि एक छोटा पहाड़ बन जाए, एक कोना ढूंढता हूँ और आराम से खा जाता हूँ। वहीं वीआईपी सेक्शन में अलारा बेहतरीन पॉस्चर के साथ बैठी है। उसके चारों तरफ एक युवा मंडली घेरी हुई है, प्रसिद्ध परिवारों के आदमी, हर कोई एक दूसरे को चापलूसी में पीछे छोड़ने की कोशिश में। अरा, क्रेन परिवार के पास इस इवेंट के लिए एक दमदार चाल है, ब्लेक कहता है। अभी भी चेहरा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, धूप के चश्मे से सूजन छुपा रहा था, लेकिन उसकी पोंछ हिलाने की आदत वैसी की वैसी थी। सब उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे। उसका नज़र भीड़ में कहीं कुछ खास ढूंढ रही थी। फिर उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझे देख लिया, जो कोने में बैठा था और मछली मांस का जमकर लुत्फ उठा रहा था। सीनियर सच में आ गया था। ब्लेक उसकी नज़र का पीछा करता है और मुझे भी ढूंढ लेता है। यार, ये कैसे हो गया?